नमस्कार, जीजे एजुकेशन पॉइंट में मैं गार्गी गुप्ता एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारी सीरीज है ये एक स्कोर चेक करने के लिए सीरीज है, जो कि आपकी आने वाले पीजीटी एग्जाम के लिए है, जो 9 तारीख को होने वाला है। तो आज के जो क्वेश्चन हैं उनके स्कोर आपको चेक करने हैं और आपको देखकर बताना है कि आपके कितने आंसर्स ठीक हुए हैं। इसमें कुल 20 क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हैं और पीजीटी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस को लिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आदर्शवाद का प्रमुख प्रवर्तक कौन है? प्लेटो, अरस्तु, जॉन ड्यूई या रूसो? आदर्शवाद का जनक प्लेटो को माना जाता है। प्लेटो का मानना था कि ईश्वर की प्राप्ति जीवन का उद्देश्य है। तो आदर्शवाद को इन्होंने एक आध्यात्मिकवाद के रूप में माना है। इसके प्रवर्तक हैं प्लेटो। प्रकृतिवाद किससे संबंधित है? अनुशासन, प्रकृति के अनुसार शिक्षा, आध्यात्मिक विकास या नैतिक शिक्षा? प्रकृतिवादी मानव प्रकृति और शिक्षा दर्शन पर अधिक जोर देते हैं। तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकृति के अनुसार शिक्षा, जिसके प्रतिपादक जॉर्ज जैकब रूसो हैं। प्रकृतिवाद भौतिक जगत को सत्य मानता है, जबकि आध्यात्मिकता इसके अनुसार क्या है? एक कोरी कल्पना मात्र है। प्रगमतावाद प्रैग्मेटिज्म का मुख्य सिद्धांत क्या है? सत्य स्थिर है, सत्य अनुभव से बदलता है, शिक्षा केवल पुस्तक आधारित है, अनुशासन कठोर होना चाहिए। प्रगमतावाद को प्रयोजनवाद के नाम से भी जाना जाता है, जो कि जॉन डीवी द्वारा दिया गया है। तो इसमें सत्य उपयोगिता और अनुभव पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा आंसर होगा। लर्निंग बाय डूइंग किस दर्शन से जुड़ा है? आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रगमतावाद या प्राकृतिकवाद? लर्निंग बाय डूइंग का मतलब है करके सीखना, जो कि प्रयोजनवाद या प्रगमतावाद पर आधारित है। इस सिद्धांत को ड्यूई द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा आंसर होगा। यथार्थवाद में क्या महत्वपूर्ण है? विचार, अनुभव, वस्तुगत वास्तविकता या आत्मा? यथार्थवाद बात करता है वर्तमान समय की, तो इसमें वस्तुगत वास्तविकता पर बल दिया गया है। ये बाहरी दुनिया या ऑब्जेक्टिव रियलिटी को महत्व देता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग का जनक कौन है? पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक या कोहलर? ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी दी गई थी स्किनर के द्वारा। स्किनर ने अपने प्रयोग चूहों पर किए थे। इन्होंने रेनफोर्समेंट के माध्यम से सीखने का सिद्धांत दिया है। पियाजे के अनुसार फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज किस उम्र में होती है? 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या 11 वर्ष? इसमें यहाँ औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात की गई है, जो इसकी चौथी स्टेज है, जो 11 वर्ष के ऊपर के बच्चों में देखी जाती है। लॉ ऑफ इफेक्ट किसने दिया? स्किनर, थॉर्नडाइक, पावलोव या ब्रूनर? थॉर्नडाइक द्वारा 3 नियमों को बताया गया था, जिसमें लॉ ऑफ इफेक्ट भी एक नियम था। अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तैयारी का नियम। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थॉर्नडाइक ने लॉ ऑफ इफेक्ट को दिया है। इसके अनुसार ऐसे व्यवहार जिनका रिजल्ट संतोषजनक होता है उनको बार बार रिपीट किया जाता है, जबकि जिसमें व्यक्ति को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है उसे वो भूलने की कोशिश करता है या भूल जाता है। इंटेलिजेंस क्वाइटेंस का सूत्र क्या है?
बुद्धिलब्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम टर्मन द्वारा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में किया गया था और मानसिक आयु का जो प्रत्यय था वो स्टर्न ने दिया था। इन दोनों को मिलाकर इंटेलिजेंस क्वाइटेंस की रचना की गई थी। अब कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ये बताइए कि बुद्धि का प्रथम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। मैस्लो के अनुसार सबसे उच्च स्तर की आवश्यकता क्या है? सुरक्षा, प्रेम, आत्म साक्षात्कार, शारीरिक आवश्यकता। देखिए, व्यक्ति सबसे पहले अपनी शारीरिक आवश्यकताओं या बायोलॉजिकल नीड्स को पूरा करता है, उसके बाद प्रेम और सुरक्षा जैसी भावनाएं आती हैं और साक्षात्कार जो होता है व्यक्ति का खुद से, वो सबसे लास्ट वाला या सबसे हाई लेवल होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आंसर है, आत्म साक्षात्कार उच्च स्तर की आवश्यकता है। फॉर्मेटिव एवोल्यूशन कब किया जाता है? अंत में, प्रक्रिया के दौरान, परीक्षा के बाद, केवल वार्षिक। देखिए, ये तो जानते ही होंगे आप कि फॉर्मेटिव और समेटिव दो प्रकार के एवोल्यूशंस बताए गए हैं, जिसमें कि जो फॉर्मेटिव एवोल्यूशन है उसको प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, जो सीखने में सुधार के लिए किया जाता है। ये प्रक्रिया हर यूनिट के समाप्त होने के बाद तक चलती है, जबकि जो समेटिव असेसमेंट है वो वर्ष के अंत में किया जाता है। समेटिव एवोल्यूशन क्या है? दैनिक मूल्यांकन, अंतिम मूल्यांकन, मौखिक परीक्षण, आत्म मूल्यांकन। तो इसे तो बताने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, ये तो आपको पता ही चल गया है। समेटिव असेसमेंट अंतिम मूल्यांकन को कहेंगे हम। कोर्स के अंत में उपलब्ध मापन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा आंसर होगा। रिलायबिलिटी का अर्थ क्या है? वैधता, स्थिरता, उपयोगिता, उद्देश्य। देखिए, रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है? जब हम किसी काम को बार बार करें और वही रिजल्ट हमें प्राप्त हो। तो इसका आंसर होगा स्थिरता, जो परिणामों में कंसिस्टेंसी देता है। वैलिडिटी का अर्थ क्या है? सटीकता, विश्वसनीयता, उद्देश्य पूर्ति या स्थिरता। वैलिडिटी का मतलब होता है कि जो भी हम टेस्ट कर रहे हैं वो उसी चीज का मापन करे जिसके लिए उसको तैयार किया गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उद्देश्य पूर्ति। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट का उदाहरण क्या है? निबंध, लघुत्तरीय, बहुविकल्पीय प्रश्न या व्याख्यात्मक। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए इसका। ये जो प्रैक्टिस सेट हम कर रहे हैं ये भी बहुविकल्पीय टाइप प्रश्नों से बना हुआ है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मल्टी चॉइस या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसमें उत्तर जो होता है वो एक ही होता है या निश्चित होता है। क्वेश्चन है, आईसीटी का पूर्ण रूप क्या है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट कम्युनिकेशन टूल या इंटीग्रेटेड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। ये क्वेश्चन कई जगह एग्जाम्स में आ जाता है, तो इसको याद रख लीजिएगा। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी कहलाता है। ये शिक्षा में तकनीकी का उपयोग को दर्शाता है। एलएमएस का उदाहरण क्या है? गूगल, मूडल, याहू या बिंग। यहाँ पर मूडल एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब आपको ये बताना है याहू क्या है। मूक का अर्थ क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, मल्टीपल ऑनलाइन कोर्स, मॉडर्न ओपन कोर्स या मैनेज्ड
ऑनलाइन कोर्स। मूक का मतलब है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। यह एक बड़े पैमाने पर इंटरनेट द्वारा चलाए जाने वाला लर्निंग ऑनलाइन कोर्स है। ई लर्निंग का मुख्य लाभ क्या है? सीमित पहुंच, समय और स्थान की स्वतंत्रता, महंगा, केवल ऑफलाइन। देखिए, ई लर्निंग का मतलब है इंटरनेट के द्वारा लर्निंग। तो ये जो है ये समय और स्थान की स्वतंत्रता को दर्शाता है। हम इसके माध्यम से कहीं भी कभी भी सीख सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें आप सर्च करके देखकर सीख सकते हैं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समय और स्थान की स्वतंत्रता। डिजिटल डिवाइड का क्या अर्थ है? इंटरनेट स्पीड, तकनीकी असमानता, कंप्यूटर खराब होना या सॉफ्टवेयर समस्या। डिवाइड का मतलब क्या होता है? किसी चीज को अलग कर देना या बांट देना। तो डिजिटल डिवाइड का अर्थ हम यहाँ पर तकनीकी असमानता से लेंगे। तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, तकनीकी असमानता, जो समाज में तकनीकी पहुंच के अंतर को बताती है। तो यहाँ पर हमारे 20 क्वेश्चंस की सीरीज कंप्लीट होती है। कितने क्वेश्चंस के आंसर आप अच्छे से दे पाए बताइएगा मुझे कमेंट में लिखकर। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।